हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। तो सबसे पहले जो बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, आखिर जो है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। तो हम देखेंगे ए फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड मिक्सिंग द सब्सटेंस विच आर एंटागोनिस्ट इन नेचर एंड अनडिजायर्ड product is found which may affect the safety, purpose and appearance of the preparation। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। तो ये जो होती है ये किसकी वजह से होती है, एक तो होती है प्रिस्क्राइबिंग और दूसरा मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। तो जैसे ही कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है तो कई कुछ समय हमें देखने को मिलता है कि उसमें कुछ एरर होता है। जैसे कि डॉक्टर द्वारा जो है दो एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो दोनों एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होते हैं, एंटागोनिस्ट जो ड्रग हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और दूसरी जो होती है वो होती है मिक्सिंग द सब्सटेंस। तो जब दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, अलग अलग साल्ट को बोल सकते हैं हम, जैसे अलग अलग, जैसे डिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। तो इनको जब मिक्स किया जाता है तो उस समय भी जो है इनकम्पैटिबिलिटी होने का चांस रहता है। और जो है अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाता है, बन जाता है इन गलतियों की वजह से। तो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि उससे क्या क्या होता है, उससे जो क्या होता है पेशेंट की जो सेफ्टी पे भी असर पड़ सकता है और उसका जो असली जो पर्पस होता है मेडिसिन का वो भी चेंज हो सकता है। और दूसरा है जो अपीयरेंस होती है, जो उसकी आउटर लुक होती है किसी ड्रग की, किसी सस्पेंशन की, तो वो भी चेंज हो सकती है। तो इनकम्पैटिबिलिटीज़ की तीन टाइप्स होती हैं: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो हम बात करेंगे इनकी थ्री टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी। तो सिंपल टर्म में अगर बात की जाए तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है किसी ड्रग्स से, किसी ड्रग या मेडिसिन से, वो हमें नहीं मिल पाता। वो किन वजहों से, चाहे हो सकता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा लिखी गई है वो ही गलत हो, या फिर जो सब्सटेंस या जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हों उनमें कुछ डिफेक्ट हो। तो ये दो वजहों से हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, एक जो है जो उसका इफ़ेक्ट होता है, जो सही इफ़ेक्ट, जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो हमें चाहिए होता है किसी ड्रग का, वो हमें नहीं मिल पाता, या फिर उससे जो है उस सेफ्टी को इफ़ेक्ट कर सकता है, पेशेंट की सेफ्टी को। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो कितने अभी हम देख लेंगे कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट जो है जो ड्रग्स होते हैं ये किस टाइप के होते हैं। तो एगोनिस्ट जो होते हैं, ड्रग्स दैट ऑक्यूपाइज द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट देम। तो जो एगोनिस्ट होते हैं तो ये इस टाइप के ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल जो रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि जो एंजियोटेंशन करते हैं, यानी कि जो हमारे ब्लड की वेसल्स को जो है वो करते हैं, सिकुड़ते हैं, कम करते हैं, तो उनको जो है एक्टिवेट करती है। उस टाइप के जो ड्रग्स रहते हैं उनको बोलते हैं एगोनिस्ट। तो यानी कि जो क्या करते हैं, किसी इफेक्ट को इंड्यूस करते हैं, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। वहीं अगर एंटागोनिस्ट की बात की जाए तो ये उल्टे होते हैं एगोनिस्ट के। तो ये क्या करते हैं कि किसी इफेक्ट को जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो ये दो टाइप के जो अलग अलग ड्रग होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या हो सकते हैं कि जो अलग अलग दो ड्रग्स हो गए, जैसे कि एक अगर जो है ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट कर रहा है तो जो एंटागोनिस्ट होगा वो क्या करेगा, उनको रिलैक्स कर देगा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक कॉन्स्टिपेशन के लिए एक ड्रग यूज़ करते हैं, तो वहीं जो है हम दूसरी ओर जो है हम जो है एंटी डायरियल ड्रग यूज़ कर लेते हैं। एंटी डायरियल और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। तो एक ड्रग जो है वो डायरिया को बढ़ा रहा है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है हमारे स्टूल पास करने की उसको बढ़ा रहा है, और वहीं दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, उसको जो है रिड्यूस कर रहा है।
रिड्यूस कर रहा है। तो ये जो एंटागोनिस्ट होते हैं तो ये उस टाइप के ड्रग होते हैं जो क्या एक दूसरे के अपोजिट जो है काम करते हैं। सिंपल वर्ड में हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं 3 टाइप की, फिजिकल, केमिकल और थेरेप्टिक। तो सबसे पहले बात करेंगे थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी की। तो थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी मे बी द रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग्स to the patient with the attention to produce a specific degree of action, but the nature and intensity of action produced is different from the intent by the prescriber। तो कई बार क्या होता है, थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है तो ये देखेंगे हम। तो जो कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कुछ डिग्री तक जो है उनका एक्शन हो। जैसे कि हम बुखार वाली मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारा टेम्परेचर मान लीजिए कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया है, तो हम ड्रग देंगे कि वो जो है नॉर्मल में आ जाए। मान लीजिए हमारा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया है और जो प्रिस्क्राइबर या जो डॉक्टर है वो क्या बोल रहा है, वो ड्रग हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है ताकि जो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल 98 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। मगर अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम ओवरडोज कर दें ड्रग की, अगर हम ज़्यादा ड्रग ले लें तो उससे क्या होगा, ओवरडोज ले लें तो उससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। वो हमारा जो है 98 से भी नीचे चला जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। तो ये तो हो गया एक फॉर्म जब हाई डोज होगी किसी ड्रग की। दूसरा हो गया नेचर। तो यानी कि नेचर में हम देख सकते हैं कि जैसे हम 2 ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि हमने एक ड्रग ले लिया है पेन किलर और फिर से हम एक और ड्रग जो है वो पेन किलर ले लें तो उससे क्या होगा, जो थेरेप्टिक इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। यानी कि उससे क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा, नर्वस सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक एडवर्स इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पे प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो गया, एक टाइप की थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। तो इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है 3 वजहों से हो सकती है। तो पहली वजह की बात की जाए अगर, तो पहली वजह होगी ओवरडोज। तो ओवरडोज को मैंने आपको बता दिया पहले ही एग्जाम्पल के साथ। दूसरा हो गया इम्प्रॉपर डोज ऑफ ए सिंगल ड्रग। तो इम्प्रॉपर डोज में हम ओवरडोज को भी ले सकते हैं, जहाँ फिर 2 अलग अलग ड्रग, जैसे कि पेन किलर, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पेन किलर अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम 2 पेन किलर को अलग अलग को सेम टाइम पे ले लें तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाएगा बॉडी पे। तो उस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी क्या हो जाती है, थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट हो गया हमारा रॉन्ग डोज रॉन्ग फॉर्म, रॉन्ग डोज एंड डोज फॉर्म। तो हो सकता है कि रॉन्ग डोज ले ली जाए, जैसे कि हमें बोला गया है कि ये 15 mg तक लेनी है और हम क्या करते हैं उसको सिर्फ 8 mg ही लेते हैं। तो लेनी थी 15 mg और हम सिर्फ ले रहे हैं कितना, 8 mg। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट जो होना चाहिए था बॉडी पे वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो उनकी जो डोज रहती है वो रहती है 500 mg 2 टाइम्स ए डे, और हम अगर 500 mg सिर्फ सिंगल टाइम ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो चाहिए होंगे वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। तो हमें जो हमेशा जो है जितनी डोज प्रिस्क्राइब की गई है उतनी ही लेनी है। नेक्स्ट आ गया कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। तो कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स क्या होते हैं, तो कंट्राइंडिकेटेड जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे जो हैं, जिन कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जो है पहले से जो है बताया गया होता है कि जैसे कि कुछ ड्रग की इंट्रैक्शन हो जाती है दूसरे ड्रग्स के साथ। जैसे मान लीजिए अगर दूध के साथ कोई एंटीबायोटिक लेता है तो वो क्या होगा, उससे
जो दूध में कैल्शियम होगी तो उसके साथ इंटरेक्ट करके ड्रग क्या कर देगा, उसको इनएक्टिवेट कर देगा एंटीबायोटिक को, जिससे हमें जो डिज़ायर जो रिजल्ट चाहिए होंगे वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे। और क्या होगा, जो हम मेडिसिन लेंगे, जो एंटीबायोटिक हम दूध के साथ ले रहे हैं, वो अपना काम नहीं करेगी। नेक्स्ट आ गया हमारा साइनर्जिक और एंटागोनिस्ट। तो साइनर्जिक मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम सेम टाइप के ड्रग्स यानी कि जैसे एनाल्जेसिक ड्रग हो गए, जैसे कि एनाल्जेसिक जो कि हमारे पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, उस टाइप के ड्रग्स को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग। और एनाल्जेसिक ड्रग जैसे हमारा हो गया डिक्लोफिनेक, सॉरी थोड़ी स्लाइड आगे होगी। तो साइनर्जिक में हम देखते हैं जैसे हमारा हो गया डिक्लोफिनेक और वहीं दूसरी ओर एसिलोफिनेक भी होता है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों जो है साइनर्जिक ड्रग हैं। तो हमें कम्बिनेशन में देखने को मिलता है कि जो दो, जैसे कि डिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल जो है, ये दोनों एनाल्जेसिक हैं। तो ये क्या करते हैं, ये साइनर्जिज्म करते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। जैसे कि जो डिक्लोफिनेक है वो भी क्या पेन किलर है, और पैरासीटामोल भी जो है पेन किलर है। तो इससे क्या होता है, जो ड्रग का इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो इस टाइप के जो ड्रग्स को क्या बोलते हैं, साइनर्जिक ड्रग्स, यानी कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को जो है बढ़ाने में हेल्प करता है। तो एनाल्जेसिक जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो एनाल्जेसिक यानी कि एक ड्रग अगर जो हाइपरटेंशन कर रहा है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, हाइपोटेंशन करेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। तो उस टाइप के ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अभी हम देखेंगे थेरेप्टिक इनकैपेबिलिटीज़ की एग्जाम्पल्स। तो मान लीजिए ये एक प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर ने लिखा है कोडाइन फॉस्फेट 0.6 ग्राम। तो जो कोडाइन 0.6 ग्राम जो प्रिस्क्राइब की गई है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है सेंड सच 10 पाउडर्स। तो 10 पाउडर्स सेंड करने हैं 0.6 ग्राम की डोज के साथ। तो इस जो प्रिस्क्रिप्शन है, इस प्रिस्क्रिप्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो कोडाइन फॉस्फेट की जो है वो क्या ओवरडोज है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो गलत है। उसमें जो कोडाइन फॉस्फेट है उसकी जो है ओवरडोज है, यानी कि जो है कोडाइन फॉस्फेट की जो नॉर्मल डोज होती है वो होती है 14 से लेके 15 mg तक, और इन्होंने 0.6 ग्राम तक लिखी हुई है, तो जो कि ओवरडोज है। तो इसको फार्मासिस्ट को क्या करना है, फार्मासिस्ट को इसको बैक सेंड कर देना है प्रिस्क्राइबर को, ताकि वो दोबारा से जो है प्रिस्क्रिप्शन को चेक करके दोबारा से लिखे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये है हमारी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, ये है थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी में आती है। और उसमें भी जो है ये हमारी ड्रग इंट्रैक्शन हो जाती है इसमें, और इसमें जो है हमारा जो है एंटागोनिस्ट जो है इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्या होती है, इनएक्टिवेट हो जाती है, जो कि हमारे मिल्क में जो कैल्शियम प्रेजेंट होती है उसके साथ इंटरेक्ट करके जो है टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है ये क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है और अपना डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ये लिखा गया है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो है गलत है। कभी भी जो टेट्रासाइक्लिन है उसको मिल्क के साथ नहीं लिया जाता। तो ये थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी है। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें बताया गया है कि इस स्लाइड में इन दिस प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्शन इज रॉन्ग, टेट्रासाइक्लिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मिल्क, देयरफॉर द टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल शुड नॉट बी टेकन विद द मिल्क, हेंस रेफर बैक टू द प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्राइबर।
तो फार्मासिस्ट का ये फ़र्ज बनता है कि जो वो प्रिस्क्रिप्शन जो गलत है उसको बैक वो रेफ़र कर दे किसके पास, प्रिस्क्राइबर के पास, जो डॉक्टर के पास जिसने वो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल में देख रहे हैं एमपी हेट अमाइन सल्फेट जो है वो 20 mg लिखा गया है। एपिड्राइन सल्फेट जो है 100 mg लिखा गया है और सिंपल सिर्फ जो है वो है अप टू 100 ml। तो इनकी जो दोनों को मिला के सिर्फ बनानी है तो वो कितनी बनानी है, 100 ml बनानी है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो प्रिस्क्रिप्शन इन प्रेजेंट प्रिस्क्रिप्शन, आखिर इस प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो क्या गलत है। तो इसमें जो लिखा गया है जो कि एमपी हेट अमाइन सल्फेट जो है और एपिड्राइन जो सल्फेट है हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो ये दोनों एक साथ प्रिस्क्राइब किए गए हैं। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। बोथ आर विच आर सिम्पैथोमिमेटिक इन एक्शन विद एडिशनल इफेक्ट। तो सिम्पैथोमिमेटिक होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पे ये इफेक्ट करते हैं। तो ये दोनों जो है सिंपैथिक मिमेटिक हैं, यानी कि ये साइनर्जिक इफेक्ट हो सकता है। ये एक दूसरे की जो एक्शन जो प्रोड्यूस करना है वो बढ़ा सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो क्या करना चाहिए, इनकी जो डोज है डोज को रिड्यूस कर देना चाहिए। रिड्यूस द डोज ऑफ ईच ड्रग। तो क्या होगा सिनर्जिज्म में, होगा क्या सिनर्जिक इफेक्ट में क्या होगा, एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग का जो इफेक्ट है उसको बढ़ा देगा और हो सकता है कि बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। तो इसकी वजह से जो है दोनों जो ड्रग हैं उनकी जो है डोज को रिड्यूस कर देना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। तो इसको प्रिस्क्रिप्शन को भी बैक जो है सेंड कर देना चाहिए प्रिस्क्राइबर को, ताकि वो उसको चेंज कर सके। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक्टोफिनेक्टिडीन 115 mg और एसिटल सैलिसाइक्लिक एसिड 200 mg। तो और कैफीन 14 mg को क्या करना है, इन तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स के क्या बनाने हैं, इंग्रेडिएंट्स के क्या बनाना है, कैप्सूल बनाने हैं। तो आज के दिनों में ये तो पहले से प्रिपेयर रहती हैं प्रिस्क्रिप्शंस, जैसे कि हमारे पास कम्बिनेशंस जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज पहले से बना के देती हैं, कैप्सूल्स पहले से बन के आते हैं। मगर पहले ऐसा नहीं होता था, वो फार्मासिस्ट को क्या करने पड़ते थे, कंबाइन करने पड़ते थे, मिक्स करने पड़ते थे और कैप्सूल्स और पाउडर को खुद प्रिपेयर करना पड़ता था। मगर आज के दिनों में ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या गलत है। तो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन बोथ द ड्रग्स दैट इज एक्टोफिनेक्टिडीन एंड एसिटिक सैलिसाइक्लिक एसिड आर एनाल्जेसिक। तो जो एक्टोफिनेक्टिडीन है तो और साथ में जो एसिटल सैलिसाइक्लिक एसिड है ये दोनों क्या है, एनाल्जेसिक हैं। तो एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर हैं, पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और जो एसिटोफिनेक्टिडीन जो है ये क्या है, CNS डिप्रेसेंट है। तो ये क्या डिप्रेस करता है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। वहीं जो कैफीन जो है इज ए CNS स्टिमुलेटर। तो जो कैफीन है ये क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ये एंटागोनिस्ट हैं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ जो है इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर एक CNS को डिप्रेस करेगा तो दूसरा क्या उसको एक्टिवेट कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए होंगे हमें, जैसे कि हम पेन किलर यूज कर रहे हैं इनको, तो अगर एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है तो दूसरा क्या एक्टिवेट कर देगा। तो क्या होगा, उससे हमारी जो है पेन नहीं कम होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को ही क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये क्या है, ये भी गलत है। तो इसको क्या है, फार्मासिस्ट को बैक सेंड कर देना चाहिए, किसको, फिजिशियन को या प्रिस्क्राइबर को। नेक्स्ट देखते हैं हम थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये स्लाइड शायद से गलत है। तो ये जो थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, ये है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को देखेंगे हम। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी किन की वजह से होती है।
तो इसको आप ना थोड़ा वो कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। तो ये डेफिनेशन है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की। तो इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ करेक्ट। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज यूजुअली ड्यू टू द immiscible, insoluble and precipitated formation or liquefaction of solid material. This usually caused non-uniform, unsighted and unpalatable mixture. तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? तो इनकम्पैटिबिलिटी होती है जैसे हम दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो सिरप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनमिसिबल हो गए, जैसे कि वो एक दूसरे में डिज़ाल्व नहीं हो रहे हों। जैसे कि हम चाक पाउडर ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, पानी में डिज़ाल्व करने की कोशिश कर रहे करें तो वो क्या होता है, डिज़ाल्व नहीं होता, एक दूसरे में मिक्स नहीं होता, इनसॉल्युबल रह जाता है। तो उस टाइप की जो हमारी जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है फार्मास्यूटिक में, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जहाँ प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाती है। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे कि हम लॉन्ड्री सोप लेते हैं, जैसे कि नहाने का साबुन लेते हैं, तो उसके ऊपर क्या बनती है, जाग जैसी बन जाती है पानी के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बन जाती है। अगर हार्ड वाटर हो तो हार्ड वाटर यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल होते हैं, तो उसके साथ जो है सोप जो मिलाकर क्या ऊपर प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट हमारा आ गया लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन क्या होता है, तो कुछ साल्ट जैसे कि होते हैं, तो उनका क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर बड़ा लो होता है, और जैसे ही वो किसी रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो ये भी किस में आता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। दिस यूजुअली कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म, अनसाइटिंग एंड अनपैलेटेबल मिक्सचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होता। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म वो उस टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें जो है हम इंग्रेडिएंट्स को इजीली जो है देख सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ जो सस्पेंशन देखते हैं, जैसे डाइजीन वगैरह, तो डाइजीन भी जो है कुछ हद तक नॉन यूनिफॉर्म होती है। उसके जो जैसे एल्यूमिनियम वगैरह मिनरल जो साल्ट होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं बोतल के, और उनको शेक करके फिर मिक्स करना पड़ता है। तो उस टाइप के हमको भी नॉन यूनियन कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, मगर उस हद तक नहीं कह सकते। तो अनसाइटिंग और अनपैलेटेबल पैलेटेबल मिक्सचर। तो अनपैलेटेबल मिक्सचर जो होते हैं, जो लिक्विड में जैसे हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, जैसे चॉक पाउडर को ऐड करते हैं, तो चॉक पाउडर जो है पानी में मिक्स नहीं होता और वो नीचे बैठ जाता है। और अगर चॉक पाउडर को हम ड्रिंक करें, अगर पीने की कोशिश करें, तो हमें वो सामने फील हो जाएगा कि इसमें कुछ लिक्विड में एडिशनली कुछ मिक्स किया गया है। तो अनपैलेटेबल नहीं होते वो मिक्सचर, तो उस टाइप के मिक्सचर को बोला जाता है। Sometimes it become very difficult to measure and accurate dose for non-uniform products. तो जो प्रोडक्ट्स नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, उनकी जो डोज को एक्यूरेटली करेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता। यूजुअली दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टी कैन बी इजीली ओवरकम्ड बाय अप्लाइंग द फार्मास्यूटिकल स्केल। तो इस टाइप की जो इनकम्पैटिबिलिटी होती हैं, उनको ईजिली दूर किया जा सकता है कुछ फार्मास्यूटिकल स्किल्स को यूज करके। तो products with best possible appearance and to ensure uniform dose of medication। तो इसके लिए हम जो है स्पेशल टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं इन इनकम्पैटिबिलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए, यानी कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए। वो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में किस टाइप से हम जो है इनको दूर कर सकते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जनरली फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में बी करेक्टेड बाय 1 or 2 आर द मोस्ट फॉलोइंग ऑफ द मेथड्स। तो इन मेथड्स को हम यूज़ करके जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को जो है दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। तो हम किस ऑर्डर में जो है किस ऑर्डर में जो है किसी मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। मान लीजिए हम किसी मिक्सचर को जो है लो टेम्परेचर पे मिक्स कर रहे हैं, यानी कि ठंडे लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। ठंडे पानी में अगर किसी चीज़ को मिक्स करेंगे तो वो इजीली मिक्स नहीं होती, वहीं अगर उसको हम थोड़ा हॉट कर लें तो वो इजीली मिक्स हो जाता है।
अल्टरनेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर समझ लीजिए कि कोई चीज़ जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो हो सकता है वो अल्कोहल में सॉल्युबल हो, तो हम उसे जो सॉल्वेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा है चेंज इन दी फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। तो मान लीजिए कोई जो इंग्रेडिएंट है वो लिक्विड फॉर्म में मिक्स नहीं हो रहा हो, तो उसे हम पाउडर फॉर्म में मिक्स कर सकते हैं। तो अल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, तो अल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम में ये हो सकता है कि समझ लीजिए कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में किसी पाउडर को मिक्स कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जो हम मात्रा को कम कर सकते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन में जो है इमल्शन फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसमें हम जो है कुछ टाइप के जो है सॉल्वेंट्स, जहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स, स्पेशल टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है यूज़ करते हैं। एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, तो सस्पेंडिंग एजेंट उस टाइप के एजेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिक में जो क्या करते हैं, हमारी जो है स्कम फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और उनको क्या कर देते हैं, हमारा जो सस्पेंशन है उसको जो है ईजली जो है इक्वली यूनिफॉर्म जो है सस्पेंशन बनाने में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन एंड ओमिशन ऑफ थेरेप्टिक इनएक्टिवेशन सब्सटेंस इज फैसिलिटेटिंग द कंपाउंडिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो इजली जो सॉल्युबल नहीं है, तो हम उसी टाइप का दूसरा इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो सेम थेरेप्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला इंग्रेडिएंट होगा दूसरे इंग्रेडिएंट को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि एनाल्जेसिक, अगर हम किसी सोल्यूशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें कोई पेन किलर चाहिए, तो अगर एक टाइप का पेन किलर जो है वो मिक्स अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी पैदा कर रहा है, तो हम दूसरे किसी पेन किलर को ले सकते हैं जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी पैदा नहीं कर रहा हो। हेलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं, और कुछ मेथड्स देखते हैं जो फार्मास्यूटिक में यूज़ किए जाते हैं उनको करेक्ट करने के लिए। तो पहले जो देखेंगे वो एग्जांपल है ऑयल और वाटर की। तो हम सभी को पता है ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होता, वो इमिसिकेबल होता है वाटर में। तो इसके लिए जो है हमें जो है कुछ जो है इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं उसको मिसिकेबल बनाने के लिए ऑयल को वाटर में। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी है जहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ओलिव ऑयल 30 ml बोला गया है, वाटर 120 ml, और इसका इमल्शन फॉर्म करना है। तो इसका जो है ईजिली इमल्शन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का आपको याद रखना है, इमिसिकेबल जो लिक्विड्स जहाँ होते हैं, जहाँ ऑयल या वाटर हो गया, जो एक दूसरे में इमिसिकेबल होते हैं, तो उनको हमें जो है मिसिकेबल बनाने के लिए क्या इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई। सेकंड, इन लिक्विड प्रेपरेशन सर्टेन इंडिफ्यूजिबल। तो जो हमारे पास जो है फार्मास्यूटिक में कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जो इंडिफ्यूजेबल होते हैं नेचर में, जैसे कि चाक हो गया, एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड हो गया, सुक्रिनाइल सल्फेजोल हो गया। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, कैलामिन हो गया। तो ये जो क्या होते हैं, ये इंडिफ्यूजेबल होते हैं। तो इंडिफ्यूजेबल उस टाइप के जो सॉलिड होते हैं या पाउडर होते हैं जो किसी भी लिक्विड में डिफ्यूज़ नहीं होते, जहाँ वाटर में जो है डिफ्यूज़ नहीं होते। मान लीजिए जो चाक पाउडर है वो क्या है, वो वाटर में डिफ्यूज़ नहीं होता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वहीं जो शुगर होती है वो डिफ्यूजेबल होती है, वो डिफ्यूज़ हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो उस टाइप के जो लिक्विड को पाउडर्स को क्या बोलते हैं, जहाँ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजेबल। तो नॉन डिफ्यूजेबल होते हैं जो कि किसी भी लिक्विड में इजली जो है डिज़ोल्व नहीं होते, डिफ्यूज़ नहीं होते उसके मॉलिक्यूल्स के साथ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी इसको करेक्ट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जो है हमें कुछ सस्पेंडिंग एजेंट जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। इस टाइप के सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने के लिए हमें जो है सस्पेंडिंग एजेंट जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं।
इसको थिकनिंग करने के लिए, थिकनेस बढ़ाने के लिए, इसकी सब्सटेंस को थिक करने के लिए। तो लिक्विड क्या होता है, वो थिक नहीं होता पहले, जब उसमें कुछ पाउडर या कुछ ऐड करते हैं तो उसके बाद वो है जो है थिक हो जाता है। तो उस थिकनिंग को करने के लिए हमें कुछ जो है सस्पेंडिंग एजेंट को यूज़ करना पड़ता है। देखते हैं अगले। तो ये हमारी एक प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल रहा है एक जो है फिनेक्टिडीन 3 mg है, 3 ग्राम है, कैफीन 1 ग्राम है, और ऑरेंज सिरप जो है वो 12 ml है, और वाटर 90 ml है। तो हमें इसका मिक्सचर प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो है फिनेक्टिडीन जो है वो इनडिफ्यूजेबल है, सो दैट इट डिफ्यूजेबल ये सस्पेंडिंग एजेंट। तो इसको डिफ्यूजेबल बनाने के लिए हमें एक सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले देखा था अपने आर्टिकल में। डियर कंपाउंड ट्राइकैंथ पाउडर। तो जो ट्राइकैंथ जो पाउडर होता है वो एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, और ट्राइकैंथ म्यूसिलेज जो है एज ए सस्पेंडिंग एजेंट काम करते हैं, जो कि हमें जो इनडिफ्यूजेबल जो सॉलिड्स या सब्सटेंस है उनको डिफ्यूजेबल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ट्राइकैंथ जो है उसकी एक टाइप है सस्पेंडिंग एजेंट की। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या है, ट्राइकैंथ एक सस्पेंडिंग एजेंट है, ये आपको याद रखना है। और ट्राइकैंथ म्यूसिलेज भी एक सस्पेंडिंग एजेंट है। तो ये दो सस्पेंडिंग एजेंट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो जहाँ इनडिफ्यूजेबल जो सब्सटेंस हैं उनको डिफ्यूजेबल बनाने के लिए, यानी कि वो डिज़ोल्व हो जाएं, डिफ्यूज़ हो जाएं लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ, ताकि हम एक मिक्सचर प्रिपेयर कर सकें। सर्टेन पाउडर लाइक सल्फर, एंटीबायोटिक एंड कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इस टाइप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो क्या है इजली जो है वो गिले नहीं होते पानी के साथ। तो इसके लिए हम जो है हमें पता है कि बेट किसको बोलते हैं, बेट होता है गिल्ला। तो जो चीज़ गिल्ली नहीं हो रही होगी तो उसके लिए हम सीधी सी बात है बैटिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। तो बैटिंग एजेंट होते कौन कौन से हैं, तो सोपोनिन उसकी एक एग्जांपल आ गई, और पॉलीसॉर्बेट्स भी उसकी एक एग्जांपल आ गई। तो सोपोनिन और पॉलीसॉर्बेट्स जो हैं वो बैटिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं उस टाइप के ड्रग्स को बैट करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और वो गिले नहीं होते पानी के साथ। तो उस जगह पे हम जो है वो है बैटिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, ये आपको याद रख लेना है। और इनके एग्जांपल्स को भी याद रखना है, सोपोनिन और पॉलीसॉर्बेट्स। नेक्स्ट चलते हैं रीजिन्स। तो रीजिन्स एक जो है वो नेचुरली प्रिपेयर्ड कंपाउंड होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसको जो डिज़ोल्व करने के लिए जो है, जहाँ तो हम इसका जो इसको हम स्लोली ऐड करें, और यानी कि जैसे वाटर हमने ले लिया कंटेनर में, और उसमें जो है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको ऐड करते जाएं और स्टीयर करते जाएं, चम्मच के साथ हिलाते जाएं या किसी और चीज़ के साथ जो है हिलाते जाएं, ताकि वो डिज़ोल्व होता जाए। जैसे कि हम चीनी ही गुलाते हैं तो हम उसको स्टीयर करते हैं, तो जिसकी वजह से वो है घुल जाती है। तो उसी तरह से हमें बिगरस यानी कि फास्ट स्टीयरिंग करनी है, फास्टली हमें उसको गुलाना है। तो उस टाइप की कंडीशन में हम बोलते हैं बिगरस स्टीयरिंग करेंगे। तो जहाँ फिर डाइल्यूटिंग सस्पेंशन, जहाँ फिर डाइल्यूट करेंगे, जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे, और जहाँ फिर हम सूटेबल थिकनिंग एजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इमल्शन फॉर्मेशन में हम थिकनिंग एजेंट का यूज़ कर रहे थे, उसी तरह जो है हम थिकनिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ऑयल्स डिजॉल्व इन एल्कोहल्स सेपरेटली आउट ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर पॉसिबल हो सके तो जो सब्सटेंस या इंग्रेडिएंट वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हों, तो बहुत ज़्यादा बार वो जो है अल्कोहल में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम उनको जो है अल्कोहल में डिज़ोल्व कर लें अगर पॉसिबल हो। अगर हम सॉल्वेंट अल्कोहल को यूज़ कर सकते हो तो हम अल्कोहल में ही उनको डिज़ोल्व कर दें। नेक्स्ट आ गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉल क्रैकिंग ऑफ सोप इमल्शन बाय साल्टिंग आउट द इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अगर हम
हाई कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सोप का जो कंपाउंड होता है उसको क्या कर देते हैं, उससे जो इमल्सीफाइंग एजेंट होता है उसको अलग कर देते हैं। तो इमल्सीफाइंग एजेंट का काम क्या होता है कि सस्पेंशन को एक जैसा जो है वो लुक प्रोवाइड करना, और जो भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे होंगे तो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे सोल्यूशन में, ताकि जो है सब्सटेंस इक्वली डिजॉल्व हो सके होल सोल्यूशन में, पूरी बोतल के पूरी बोतल में जो इमल्शन की पूरी बोतल होती है उसमें जो है इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। Addition to the common solvent in emulsion which may dissolve the oily phase, the aqueous phase and the emulsifying agent lead to the formation of one phase system, that is the addition of alcohol in terpulin liniment। तो क्या होता है कि हमारे पास जो है अलग अलग फेस होते हैं, जैसे एक्वस फेस यानी कि जिसमें हम सॉल्वेंट किसको यूज़ कर रहे होंगे, वाटर को। ऑयली फेस जब हम किसी ऑयल को यूज़ कर रहे होंगे, और इमल्सीफाइंग एजेंट जो हम ऑयल और एक्वस फेस को मिलाने के लिए यूज़ करेंगे इमल्सीफाइंग एजेंट। तो वो क्या करता है, सारे ऑयली फेस, एक्वस फेस और इमल्सीफाइंग एजेंट जो है ये इमल्सीफाइंग एजेंट जो है ये मिलकर क्या करता है, इमल्सीफाइंग एजेंट मिलके क्या करता है, एक वन फॉर्मेशन ऑफ वन फेस सिस्टम करता है, एक ही फेस बनाने में हेल्प करता है। तो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करता है, लिक्विड फेस में जो कोई भी मैटर होता है उसको हेल्प करता है डिजॉल्व करने को, ऑयली फेस को एक दूसरे के साथ, ताकि जो है एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म हो सके, एक यूनिफॉर्म इमल्शन फॉर्म हो सके। एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो इसकी एक एग्जांपल है जैसे एडिशन ऑफ अल्कोहल इन टर्पुलिन। तो जो क्या होता है, जो वाटर में जो है टर्पुलिन डिजॉल्व नहीं होता तो उसको अल्कोहल में डिजॉल्व किया जाता है। तो ये है एक ही फेस बनाने का काम करता है, जिसमें एक ही फेस में दोनों चीजें जो है आ जाती हैं। नेक्स्ट आ गया सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स। तो कुछ जो है सॉल्ट हमारे पास होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान या मिक्सिंग के दौरान क्या होता है, कुछ लेवल तक जो है हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जो है कुछ जो सब्सटेंस हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं, जो है साल्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के साल्ट्स को मिक्स करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सब्सटेंस बेंड टू एनी टू ऑफ देम आर मिक्सिंग टूगेदर, जब दो सब्सटेंस को हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे होंगे तो वो क्या हो सकते हैं, लिक्विफाई हो सकते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है। और ये सॉफ्ट मास इंक्लूडिंग, तो उसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कैम्फर हो गया, मिंथोल हो गया, थाइमोल हो गया, फिनोल हो गया, कॉलरेल हो गया, हाइड्रेट एंड सोडियम सिलिकेट। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और जब हम इनको एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं ये क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं, पाउडर से कन्वर्ट होकर लिक्विड बन जाते हैं। तो इस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ टाइप के एजेंट्स को यूज़ करना पड़ता है, तो वो देखते हैं। तो इन these टाइप ऑफ सब्सटेंस क्रिएटिंग प्रॉब्लम व्हेन दे आर टू बी डिस्पेंस इन पाउडर फॉर्म। तो इस टाइप के मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। जब हम इनको एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं टू फॉर्म लिक्विड एंड मिक्स दम। तो इसके लिए हमें जो है एब्जर्वेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि एब्जर्वेंट्स जो कि एब्जॉर्ब कर लें लिक्विड को। तो इनकी एग्जांपल देख लेते हैं एब्जॉर्वेंट्स की। एब्जॉर्बेंट की एग्जांपल देख लेंगे, लाइट कायोलिन, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस टाइप के जो है एब्जॉर्बेंट्स हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं लिक्विफाइंग को अवॉइड करने के लिए, टू गिव ए फ्री फ्लो प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट सेपरेटली एंड मिक्स विद द एब्जॉर्बेंट देन। तो हम इस टाइप के जो है एब्जॉर्बेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिक्विड, जैसे लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइक कोयलिन। तो मिल नेक्स्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन।
तो जिसमें हम देखेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैसे है। जैसे मिंथोल हो गया और कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड। तो मिंथोल और कैम्फर हमें पता है ये लिक्विफाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये लिक्विडफाई हो जाते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए जो है हम क्या यूज़ करेंगे, एब्जर्वेंट यूज़ करेंगे, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे। ये आ गया हमारा लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट का हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तीनों जो हैं, जैसे मिंथोल हो गया, कैम्फर हो गया और एमोनियम क्लोराइड, ये हैं लिक्विफाइड सब्सटेंस हैं, ये लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। होते तो ये पाउडर की फॉर्म में हैं। जब हम इन तीनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्स करते टाइम जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है हम किसका यूज़ करेंगे, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ये एक एब्जर्वेंट होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा इस एक्ट को जो भी लिक्विफाई होगा। तो हमारे पास इतनी ही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में।